नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्रों ने आज रेल रोको अभियान चलाया। निर्दलीय सांसद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उसमें शामिल हुए। उधर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं छात्रों की मांगों के समर्थन में, और छात्रों का यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का यह आंदोलन पिछले 18 दिसंबर से चल रहा है, लगातार जारी है। कई बार लाठीचार्ज किया पुलिस ने, कई बार उनको वहां से भगाने की कोशिश की, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लेकिन छात्रों का यह आंदोलन जारी है। और छात्रों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बीपीएससी की जो परीक्षा जिसमें धांधली हुई है वो परीक्षा वापस उसको नहीं हो जाती, यानी उसको दोबारा नहीं कराया जाता। री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। करीब 4 लाख छात्र इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें धांधली की शिकायतें हुई हैं, पेपर लीक की शिकायतें आ रही हैं और उसके साफ प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आयोग के चेयरमैन लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का यह आंदोलन, यह प्रदर्शन जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये सरकार के लिए एक मुसीबत बन चुका है। खासतौर पर उस समय सरकार के सामने एक अजीब स्थिति है जब बिहार में सरकार को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं गर्म है। सवाल वहां चर्चाएं ये भी हैं कि नीतीश कुमार किसी भी समय आने वाले दिनों में कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, यानी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। एनडीए का साथ छोड़कर वो इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। ये लगातार ये खबरें आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। इन सारी बातों से स्पष्ट है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि सत्ता परिवर्तन इस तरह का होगा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति वही बना रहेगा जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन उनके सपोर्टर, उनके समर्थक बदल जाएंगे, समर्थक पार्टी बदल जाएगी। ये कवायद फिर से चल रही है, उसकी पुष्टि लगातार होती दिख रही है बैठकों, मुलाकातों में। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा में छात्र उग्र हैं, उनका आंदोलन तेज होता जा रहा है, छात्रों की मांग पर कोई किसी भी तरह से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, कोशिश नहीं की जा रही है कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी मांगों को माना जाए, देखा जाए कि उनकी क्या मांगे हैं और क्यों वो परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो छात्र ये आंदोलन लगातार अपना जारी रखे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने वहां से छात्रों को खदेड़ा और उन पर बल प्रयोग भी किया। लगातार पिछले जब से छात्र 18 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं, तब से ये तीसरी घटना होगी जब छात्रों पर बल प्रयोग हो रहा है। तो उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र लगातार आंदोलन अपना तेज किए हुए हैं। भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र वहां भागने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस आंदोलन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर पर जिस तरह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उनके समर्थन में उतरे हैं। पप्पू यादव को एक बार सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और छात्रों की इस मांग को लेकर सरकार इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है, इस पर भी वो बात कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है पप्पू यादव ने छात्रों के आंदोलन को लेकर। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है।
फिर कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है, दूसरा कोई मतलब। तो पप्पू यादव लगातार छात्रों के समर्थन में है। वहां पर बीपीएससी के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 18 दिसंबर से लगातार छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक सेंटर पर जहां इस तरह के सबूत मिले थे और वो बातें सामने आई थी, पेपर बाहर आ गए थे, वहां पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग पहले ही स्वीकार, हालांकि वो मांग नहीं थी, वो चूंकि दिखा था कि वहां पर पेपर आउट हुआ है, तो वो परीक्षा दोबारा कराई जा रही है 4 तारीख को, लेकिन 4 तारीख यानी कल। लेकिन छात्रों का कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की धांधली की शिकायतें आई हैं, कई बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, और लगातार इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसके निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने भी अब इस मामले पर ट्वीट किया है और पेपर लीक को लेकर उन्होंने बीजेपी की सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, दूसरे राज्यों की हो और यहां बिहार की भी हो, उस पर सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर है वहां पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ रही हैं, क्यों हो रही हैं, इस बात पर उन्होंने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे, ये लिखा है राहुल गांधी ने। लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया था, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पेपर लीक के मसले पर, खासतौर पर बीपीएससी की परीक्षा, बिहार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली को लेकर जिस तरह से छात्र आंदोलनरत हैं, उसको लेकर तमाम सवाल उठाए थे। अमलेंदु जी, ये बीपीएससी की परीक्षा को 18 दिसंबर से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं परीक्षा दोबारा हो, उस पर तमाम राजनीति भी हो रही है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी भी कोई छात्रों की मांगों पर कोई विचार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस तरह का कोई कदम उठाते हम देख नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, समझिए बीपीएससी की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, और जो अब तक तर्क दिया जा रहा था बीपीएससी की तरफ से, वो कहा जा रहा था कि जिस एक सेंटर पे पर्चा लीक हुआ है केवल उसी सेंटर पे परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, और छात्रों की मांग ये है कि क्या भरोसा कि और जगह पेपर लीक नहीं हुआ है, एक सेंटर पर ही लीक हुआ, ये तो सामने आ गया, जो सामने नहीं आया इसका मतलब और भी जगह लीक हुआ होगा, तो परीक्षा पूरी ही रद्द कराई जाए, फिर से कराया जाए, इसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की तरफ से, जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनका जिस तरीके से बयान आया कि साहब बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, इस पर वही निर्णय लेगी, तो सरकार क्या कर रही है फिर? बिल्कुल, सरकार किस लिए है? तो ये सरकार पे सवाल है। तो यहाँ पूरा सवाल जो सरकार पर उठा, और यहाँ जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया समीर जी, उस पर उन्होंने साफ तौर पे एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकारों में शामिल है या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पेपर लीक और छात्रों के साथ अन्याय जो है वो इनकी एक रवायत बन गई है, इनका एक दस्तूर बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। जी, और उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, परीक्षाओं में धांधली हो रही है,
और छात्रों को पहले तो भर्ती नहीं निकल रही है, भर्ती निकल रही है तो उसमें परीक्षा ठीक से हो नहीं पा रही है, यानी कुल मिलाकर जो नौकरी मिलनी चाहिए वो अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आज रेल रोकने की कोशिश की है छात्रों ने और वहां पर वो बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं विजुअल्स जो दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ये बिहार में है और बिहार के अलग अलग जगहों पर इस तरह के ये अररिया के विजुअल्स हैं जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। छात्र रेल रोक रहे हैं। असल में उनको लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के जरिए ही वो अपनी बात सरकार तक, आयोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयोग तक बात उनकी पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी तो पिछले कई दिनों से कोई बयान नहीं आया, लेकिन आयोग के चेयरमैन लगातार ये कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। कोई धांधली नहीं हुई है तो फिर एक सेंटर की परीक्षा दोबारा क्यों हो रही है? बिल्कुल समीर जी, यही सवाल उठाया। और देखिए इसी तरीके की बातें तो नीट की परीक्षाओं को लेकर पहले कहेंगे, कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कोई धांधली, और उसके बाद फिर धांधलियां तमाम खुलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। हालांकि वो परीक्षाएं फिर से नहीं हुई, मतलब कुछ ही परीक्षाएं हुई, लेकिन धांधली हुई है ये बात सामने आई। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने सबसे पहली जो थी वो खुली दे दी एकदम से क्लीन चिट कि किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। और बाद में जब आंदोलन बढ़ा तब फिर स्वीकार करना पड़ा कि धांधलियां हुई हैं। तो इसी तरीके से बीपीएससी की परीक्षा को लेकर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकारों में शामिल है वहां पर्चे लीक होते हैं और पर्चे लीक करके फिर किस तरीके से छात्रों का अंगूठा एकलव्य की तरीके से काटा जाता है। ये राहुल गांधी का कहना है समीर जी। जी बिल्कुल। तो इस मामले में राहुल गांधी भी अब बीपीएससी के छात्रों में समर्थन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदलता दिख रहा है बिहार में, और वो राजनीतिक घटनाक्रम प्रभावित करता दिखाई पड़ रहा है केंद्र सरकार को भी, उसको देखते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, तो शायद वो बीपीएससी के छात्रों की मांगों को लेकर वो तुरंत कोई फैसला ले सकते हैं या आयोग को निर्देश दे सकते हैं, आयोग से कह सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की यह भी मांग है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है कि नीतीश की मुलाकात अभी राजनीतिक दलों के नेताओं से हो रही है, क्योंकि बड़े राजनीतिक परिवर्तन की आहट वहां पर सुनाई पड़ रही है। और अभी कल ही वहां नए गवर्नर ने शपथ ली है। इन सारी चीजों को देखते हुए छात्रों का मुद्दा अभी कहीं पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो छात्रों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज रेल रोको अभियान चलाया गया है और कई जगहों पर ट्रेनों को रोकने का काम किया है आंदोलनकारी छात्रों ने। पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं। और इधर बीच जो खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी की बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की, वो लगातार उनकी तमाम जो घटनाएं इस समय हो रही हैं उनसे पुष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरह से राजनीतिक माहौल बदलता दिख रहा है बिहार में। बिहार में बहुत तेजी से समीर जी राजनीतिक माहौल बदल रहा है। और कल तो जिस तरीके से सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि लालू यादव ने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं तो आप जाएंगे क्या, तो इस पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े केवल, और जवाब जो था इसका वो दिया गवर्नर ने। और उन्होंने कहा कि आज ओथ का दिन है, आज कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। यानी गवर्नर साहब को भी मालूम है कि कोई ना कुछ बड़ी पलटी जो है वो बिहार में होने वाली है। तो गवर्नर साहब ने भी कहा कि आज इस पे बात मत करो, कल इस पे बात कर लेना। यानी मालूम गवर्नर साहब को भी है कि खेल होने वाला है, इस पे आज बात मत करो, क्योंकि आज ही गवर्नर साहब ने ओथ ली है और गवर्नर की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नर ने पत्रकारों को रोका कि आज इस पे सवाल मत करो, कल इस पे सवाल कर लेना। मतलब यही था कि कल जब पलटी मारे नीतीश कुमार तब सवाल कर लेना। तो अब नीतीश कुमार पलटी कैसे मारते हैं, कितने लोगों के साथ मारते हैं, किन समीकरणों के साथ मारते हैं, क्या क्या उनके समझौते होते हैं, इस पर अभी खुलासे होना बाकी हैं। हालांकि सूचना ये है कि उनकी अंदरूनी जो है बातचीत लालू प्रसाद यादव से शायद हो चुकी है और कांग्रेस से भी उनकी बातचीत अंदरूनी तौर पर हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या समीकरण तैयार हुए हैं और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी, और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने जिक्र किया कि गवर्नर ने कहा कि आज राजनीतिक बातें मत करिए, लेकिन आप ये भी देखिए अमलेंदु जी की ये जब सारी कवायद चल रही है, नीतीश कुमार लौटकर दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता से नहीं बात करते हैं वो, बड़े नेताओं से, जबकि बीजेपी के साथ ही वो सरकार चला रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकातें होती हैं और उधर शपथ लेने से पहले जिस तरह से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के गांव जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, तो ये इन सारी जो घटनाएं हैं और ये मेल मुलाकातें हैं, इनके भी तमाम राजनीतिक नेतार्थ वहां निकाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसके राजनीतिक नेता निकाले जा रहे हैं और गवर्नर जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं दिन में उनके गांव, सड़क मार्ग से जाते हैं। आप पहले ये देखिए, सड़क मार्ग से जाते हैं, उनके साथ ही जाते हैं, तो सड़क मार्ग से जब गए हैं तो लंबी चौड़ी बातचीत हुई होगी। और नीतीश कुमार से मिलने के बाद गवर्नर जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचते हैं और राबड़ी देवी से और लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से मुलाकात उनकी होती है। तो इन मुलाकातों के क्या निहितार्थ हैं, और जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि आरिफ मोहम्मद खान सिर्फ बिहार के गवर्नर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दल ही हैं और आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ एक ही मंत्रिमंडल में काम भी किया है। और जब कांग्रेस में आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते थे और वीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो आरिफ मोहम्मद खान वीपी सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर जनमोर्चा में चले गए। वो जनमोर्चा का विलय जो था बाद में जनता दल में हुआ और उसी जनता दल में ये सब साथ साथ शरीक थे। तो संबंध उनके पुराने हैं। और जब उनसे पूछा भी गया, पत्रकारों ने पूछा जब उनसे सवाल आरिफ मोहम्मद खान से, तो उन्होंने बहुत तैश में आकर जवाब दिया कि आप मिलिएगा, आप होते तो आपके पुराने मित्र होते तो क्या आप नहीं मिलते, ये कहा। तो यानी उन्होंने अपनी मित्रता से इनकार नहीं किया, ना नीतीश कुमार से और ना लालू प्रसाद यादव से। तो अब एक संकट की घड़ी जो है वो गवर्नर के सामने भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आरिफ मोहम्मद खान उसी तरीके की भूमिका का निभाएं जिस तरीके से उन्होंने केरल में पी विजयन के खिलाफ की थी। लेकिन यहाँ आरिफ मोहम्मद खान उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिए हैं कि उनके पुराने मित्र हैं, और जब दो मित्र आप मिलेंगे पुराने, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ऐसे में तीसरे मित्र जो हैं दोनों मित्रों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, फिर चाहे उनको गवर्नर का पद छोड़ना पड़े। इस तरीके के भी मतलब जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि और पद छोड़ना आरिफ मोहम्मद खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस समय शाहबानों का प्रकरण हुआ था और राजीव गांधी के साथ थे, तो आरिफ मोहम्मद खान और खुर्शीद आलम खान जो सलमान खुर्शीद के पिता हैं, इन दो लोगों ने ही कांग्रेस की सरकार में था वो इसका संशोधनों का विरोध किया था। और एमजे अकबर जो हैं, जो अब बीजेपी में चले गए हैं, वो एमजे अकबर जो थे वो शाहबानो प्रकरण पर संशोधन करवाने वालों में प्रमुख थे, जिन्होंने राजीव गांधी पर दबाव बनवाकर किया था। और उसी समय खुर्शीद आलम खान ने चेताया था कि ये ठीक नहीं, ऐसे चीजें गड़बड़ आएंगी। तो यानी मंत्री पद छोड़ना या कोई पद छोड़ना आरिफ मोहम्मद खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ नहीं है, ये बात साफ तौर पर लोगों को समझ लेनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ये बात साफ तौर पर ये, और इसका ये भी एक जो दिखाई पड़ रहा है कि क्यों ये सारी घटनाएं, जो तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, और केवल बिहार में ही नहीं, बिहार की देखी देखा अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच क्या चल रहा है। सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट मंत्री जो हैं आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, राज्य सरकार के अधिकारियों पर और राज्य सरकार की एसटीएफ पर, और उसमें कैबिनेट केंद्र की जो मिनिस्टर है अनुप्रिया पटेल वो भी वहां पर शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये जबरदस्त एनडीए गठबंधन के भीतर जो तमाम चीजें चल रही हैं उस, और महाराष्ट्र में हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। तो ये एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच ये जो सारी चीजें चल रही हैं, उसमें आरिफ मोहम्मद खान का अपने जनता दल के पुराने नेताओं के साथ मिलना, ये इसके पीछे के भी बड़ा कारण है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में स्थिति है वो एक बड़ा कारण है। और खास तौर पर जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान रहा, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है, संसद में लगातार उनसे माफी मांगने की मांग की गई, अभी भी की गई, और आज से कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसके पीछे भी यही मुद्दा है। और ये सारे बदलाव जो दिख रहे हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिख रहा है वो यही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति। तो उसके सहयोगी दल भी और उसके साथ रहने वाले सांसद भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये सरकार मजबूती से करे या काम ना करे, लेकिन कम से कम मनमानी तो कतई नहीं करने पाएगी। हाँ, मनमानी कतई नहीं करने पाएगी। और ये चीज़ें समीर जी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है इस सरकार के ऊपर, जिस तरीके से बेईमानियां की जा रही हैं उनको देखते हुए, तो अब ये चीज़ साफ समझ में आ रही है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट समीर जी हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए, और हरियाणा के बाद नीतीश कुमार जो थे वो सतर्क हो गए थे, और महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद तो नीतीश कुमार एकदम जो है वो एक्शन में आ गए, और उनको ये लगा
रहा है कि जिस एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ उसको देख एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ उसको देख भी, उसके साथ साथ जिस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया चुनाव पे, उसको देखते हुए नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। और जिस तरीके से वोटर लिस्टों की गड़बड़ियों के आरोप लगे, मशीनों की गड़बड़ियों के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी यही सब करेगी सरकार में अगर वो साथ रहती है, क्योंकि प्रशासन पर फिर उसकी पकड़ रहेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार का पहला जो काम है वो नीतीश कुमार का यही है कि वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार से राज्य में बाहर करें, वरना भारतीय जनता पार्टी यही खेल कर लेगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं समीर जी, वो दिल्ली की चीजें भी यही इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 5000 वोट काटे गए और 7500 फर्जी वोट जो है जोड़े जा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। आज जो संजय सिंह है उन्होंने भी इसको लेकर आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो किस तरीके से कब्जा करना चाहती है दिल्ली की सरकार पर। तो नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हरियाणा और महाराष्ट्र में और दिल्ली में जिस तरीके से उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो ये काम वो करेगी बिहार में भी। तो नीतीश कुमार पहले से ही सारी चीजें ठीक करके चलना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये कोई अब मौका मिले ही नहीं कि वो महाराष्ट्र जैसा कोई खेल बिहार में कर पाए और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना सके। वो जी बिल्कुल, यही आशंकाएं नीतीश कुमार को आशंकित वो पहले से थे, लेकिन जब उनको लगा कि उनका मुख्यमंत्री पद भी अब चला जाएगा, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, सीटें उनकी कम हो गई और बताया गया कि ये भी एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का कि उनकी सीटें कम हो जाएं। हालांकि उनको तब भी मुख्यमंत्री बनाए रखा गया, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जो दिखाई पड़ा, एकनाथ शिंदे को बताते रहे बीजेपी के नेता कि यही मुख्यमंत्री होंगे, ये हमारे इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सीटें ज्यादा पाने के बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे को बिल्कुल बाहर कर दिया गया मुख्यमंत्री पद की दौड़ से, उसके बाद उनका मनचाहा विभाग भी नहीं दिया गया, यानी कुल मिलाकर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे नीतीश कुमार बेहद सतर्क हो गए। उनको यह साफ लग गया कि जो चुनावी जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं वो, और दूसरे अगर चुनाव बीजेपी के साथ रहकर जीतते भी हैं, हालांकि ये नीतीश कुमार को भी आभास होगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी का असर आने वाले चुनाव में बिहार में क्या होने वाला है, तो लेकिन अगर उनको लगा कि अगर जीतते भी हैं तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी, वो उनको समझ में आ गया, यानी वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह साफ कर भी दिया कि बीजेपी की एक बड़ी इच्छा है कि वो बिहार में सरकार बनाए, और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि एनडीए का नेता कौन होगा वो हम चुनाव के बाद तय करेंगे, या अभी तय किया जाएगा एनडीए की बैठक में, यानी नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये साफ कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को झटका लगा, लेकिन अब नीतीश कुमार जो झटका देने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बहुत बड़ा झटका होने वाला है, इसलिए कि उससे न केवल बिहार की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार खतरे में दिख रही है, बल्कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर खतरे में दिख रही है, क्योंकि बिहार में जो दोनों पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, वो भी एनडीए से निकलने को तैयार बैठी हैं, और उधर एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी। तो ये बड़ा झटका होगा केंद्र सरकार के लिए, और केंद्र सरकार उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जो सारी पूरी जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो ऑपरेशन लोटस हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं पर नकेल लगाने की कोशिशें हों, दबाव डालने की कोशिशें हों, वो सब की सब वहीं से संचालित हो रही हैं। तो ये एक नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगभग दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल, लगभग दे चुके हैं समीर जी, और नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं, और इसीलिए जो अंदरूनी खबरें हैं वो अंदरूनी खबरें यही हैं कि उनकी बातचीत जो है वो इंडिया गठबंधन से बिल्कुल लगभग हो चुकी है। केवल शुभ मुहूर्त का जो इंतजार किया जा रहा है घोषणा करने के लिए। और इस बीच खबर जो आ रही है समीर जी ये है कि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो वो आरोप लगा रही है लगातार, और आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं संजय सिंह, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए भाजपा अभियान चला रही है, ये घोटाला है। हमने चुनाव आयोग में लगातार इसकी शिकायत की है, भाजपा चुनावी घोटाले के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। तो यानी ये भी संकेत जो है वो नीतीश कुमार के पास पहुंचा है। जैसा हमने पहले कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में कर रही है वो बिहार में भी करेगी, और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन सतर्क हो गए हैं नीतीश कुमार। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय सिंह। जी हाँ, के मतदाताओं को आपके कैमरे के सामने कर दिया,
वो लोग क्या बयान दे रहे हैं वो आपने सुन लिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो यहाँ पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस मामले में क्या आप लोग आगे शिकायत देंगे? इसकी शिकायत की जा चुकी है, इसकी शिकायत की जा चुकी है और जो यहाँ पे काम देखते हैं गोपाल मोहन जी, उन्होंने प्रशासन को जाके इसके बारे में सूचित कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी पत्नी का जो मामला था, उस मामले में कल इलेक्शन जो ऑफिसर हैं विधानसभा के, उन्होंने शिकायत की FIR दर्ज करने की, जिन दो महिलाओं ने जिनका नाम आया था कि उन्होंने अप्लाई किया था। करने दीजिए, क्या सच सामने आता है आने दीजिए। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कैसा होना चाहिए? अरे ये बीजेपी ही करवा रही है, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी का वोट कटवाने में जिन दो महिलाओं का नाम डाला गया उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है ना, राजनीतिक उद्देश्य से। उनका क्या होगा? उनका कौन सा इंटरेस्ट है? आज प्रधानमंत्री कई योजनाओं का दिल्ली में शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं। वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज की आधारशिला रखी जा रही है, कैसे देखते हैं? करने दीजिए। 37,45,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं इस देश के अंदर। इस सच्चाई से क्या मोदी जी अपना मुंह मोड़ लेंगे? 7,80,000 बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों से बाहर हो गए। आप देश को झूठ और झगड़े में फंसा के रखे हुए हैं। बेरोजगारों की और अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं। क्या हासिल हो जाएगा? जहां झुग्गी वहां मकान का बीजेपी नारा देती है। आज बड़ी संख्या में ऐसे फ्लैट्स आवंटित किए जा रहे हैं जो लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें हैं, अब दिल्ली में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले से ही हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं की सिफारिश पर तमाम नाम काट रहा है और नाम जोड़ रहा है। इस तरह से कई विधानसभाओं में ये बातें हो रही हैं। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के आरोप लगे, शिकायतें की गई, ढेरों शिकायतें की गई चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग एक लाइन का जवाब देता है कि कोई धांधली नहीं की गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इन संस्थाओं पर सवाल उठाती हैं कि तमाम प्रमाणों के बावजूद उनको ऐसा क्यों लगता है, वो ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। वोटर लिस्ट में जो नाम काटने और जोड़ने की बातें हो रही हैं, प्रमाणों के साथ वो शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। पर नीतीश कुमार जिस तरह से सतर्क हुए हैं और अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि अब ये जो चुनावी प्रक्रिया है और चाहे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर जहां से नकेल लगाने की कोशिशें होती हैं, अब वो केंद्र भी एक तरह से खतरे में पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यानी केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, अल्पमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार के राजनीतिक परिवर्तन की वजह से। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के राजनीतिक परिवर्तन की वजह से केंद्र सरकार खतरे में दिखाई पड़ रही है और डैमेज कंट्रोल जो है वो हो नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। और यहाँ तक कि समझिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर चीज़ें बढ़ रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब रहे, उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो खतरे में तो निश्चित तौर पर और नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं, सूचना यही है कि नीतीश कुमार की तैयारियां सिर्फ बिहार में सरकार बदलने की नहीं है, बल्कि केंद्र में मोदी जी को भी सत्ता से हटाने की तैयारियां हैं। क्योंकि नीतीश कुमार आगे जा चुके हैं और नीतीश कुमार का जितना अपमान पिछले 10 सालों में किया भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार को लगता है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा कि अपने अपमान का बदला नरेंद्र मोदी से लिया जा सके। जी,
तो ये बेहतरीन मौका है और उसकी जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण साफ इस तरह संकेत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चाह रहे थे वो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह से आरजेडी के नेताओं के बयान नीतीश के एक तरह से कह लीजिए कि उनके समर्थन में आते दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आते दिख रहे हैं, नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उनके स्वागत की बातें हो रही हैं कि सारे गिले शिकवे भुला दिए जाएंगे। इनसे ये सब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार किस इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी कर चुके हैं और एनडीए को अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं बल्कि एनडीए गठबंधन को छोड़ने वाले तमाम और पार्टियां हैं और वो ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त हैं। उनमें चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो बिहार की, चाहे नीतीश कुमार की खुद की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होने जा रही है केंद्र सरकार के लिए। और अमलेंदु जी एक चीज और देखिए कि जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाइयां हो रही थी तो अब बीजेपी को लग गया कि ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, तो उसके बाद फिर कार्रवाइयां एक तरह से अभी बंद हुई हैं। लेकिन ये एक दिखाने की, संदेश देने की कोशिश की गई कि हम आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जब सहयोगी दलों ने दिखाया कि आप कार्रवाई तभी तक कर सकते हैं जब तक केंद्र में बने रहेंगे, तो उसके बाद शांति दिखाई पड़ रही है। नहीं, ये समझ में आ गया ना कि आप जिनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके दम पर ही आपके पास एजेंसियां आप धमका रहे हैं। यानी आप अगर चिराग पासवान को और नीतीश कुमार को आप धमका रहे हैं कि साहब ईडी से कार्रवाई कराएंगे, तो आप किनके दम पर है ईडी और सीबीआई आपके पास में? तो ईडी और सीबीआई के अफसरों को भी समझ में आ रहा ना कि ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान अगर हट जाएंगे तो मोदी जी के हाथ में झुंझुना रह जाएगा। फिर हमारा क्या हाल होगा? अभी दिख रहा है कि सीबीआई और ईडी एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते दिख रहे हैं। खिलाफ करने, दूसरा नई सरकार जो बनेगी वो इन अफसरों को ठीक कर देगी, बिल्कुल दुरुस्त कर देगी, शंट कर देगी सही तरीके से। तो ये अफसर भी समझ रहे हैं कि मोदी जी कहने पर ही तभी तक काम हो सकता है जब तक मोदी जी सरकार में है, और मोदी जी के सरकार में होने के साथ मोदी जी के पास सरकार की शक्तियां हैं। और अगर कमजोर सरकार है, मोदी जी के खुद के 20 सांसद गायब हो जाते हैं विप जारी होने के बाद अगर मतदान से, तो मोदी जी कितने कमजोर हो चुके हैं ये समझा जा सकता है। यानी अगर तेलुगु देशम, जनता दल यू और चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे के सांसद भी अगर गायब हो जाते समीर जी उस वन नेशन वन इलेक्शन से, तो 200 पे आ जाता है ये आंकड़ा। बिल्कुल। तो ये, और मनी बिल होता तो सरकार गिर जाती। तो ये जिस तरीके से चीज़ सामने आ रही, तो ये अफसरों को भी मालूम पड़ गया है कि ये कमजोर सरकार है। नरेंद्र मोदी कमजोर सरकार के मुखिया हैं। अब नरेंद्र मोदी 4 जून 2024 से पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, ये समझ में आ गया है। इधर समझिए जिस तरीके से कल शकील अहमद खान का जो वक्तव्य था, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो भी गांधीवादी हैं अगर गोडसेवादियों का साथ छोड़कर साथ आते हैं तो सब माफ है, सबका साथ है, ये उनका शब्द था। और आज ही उस तरीके से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने एक नया अवसर नीतीश कुमार को मुहैया करा दिया है। सावरकर के नाम पे कॉलेज का उद्घाटन दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो इससे एक और हो गया कि यानी अब नीतीश कुमार को चढ़ाया जा रहा है कि, और नीतीश कुमार ने ही सदन में खड़े होकर बिहार विधानसभा में बाकायदा रिकॉर्ड में है कि आरएसएस के लिए क्या क्या कहा उन्होंने, कि इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों की दलाली करते थे, क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार ने। तो अब ये नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हम तो सावरकर और गोडसे की बात करेंगे, तुम गांधी की बात करते हो तो देखो। तो यानी अवसर जो है वो नीतीश कुमार को मुहैया कराए जाने हैं, खुद ही बीजेपी करा रही है। एक तो अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, वो एक मुद्दा मिल गया नीतीश कुमार को। अब ये सावरकर के नाम पे स्कूल कॉलेज का शिलान्यास, ये भी एक नया मुद्दा मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद इसमें मुद्दा देती जा रही है। प्रमोद तिवारी ने इसको लेकर जो करने जा रहे हैं सावरकर के नाम पर, उस पर कुछ बातें कही समीर। बिल्कुल, प्रमोद तिवारी को सुनते हैं कि सावरकर के नाम पर जो कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन एक तरह से दिल्ली के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और कहा जाता है कि जब बड़ी बड़ी घोषणाएं किसी राज्य में प्रधानमंत्री करने जाए तो इसका मतलब आने वाले 2-4 दिनों के भीतर चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है दिल्ली में चुनाव की। लेकिन अमलेंदु जी, एक बड़ी खबर आ रही है और हम अपने न्यूज रूम के साथियों से कहेंगे कि अगर उस पर कुछ और जानकारी हो तो बताएं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, यह खबर सूत्रों से मिल रही है, कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम हजारों करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में जाने से पहले
किस चुनावी जो राजनीतिक उसकी मानसिक स्थिति है किस तरह की है कि प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, आपको और जानकारी देंगे, लेकिन यह अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि वीरेंद्र सचदेवा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा करने वाले हैं, यानी चुनावी जो रैलियां हैं, तैयारियां हैं, वो उनकी तरफ से शुरू हो गई हैं। तो उसी जो घोषणाएं हैं उस पर सावरकर के नाम पर कॉलेज की स्थापना भी है, उसको लेकर किस तरह से वो विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनेंगे। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों को भी एक तरह से एक और चुनौती दी है, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं, न केवल नीतीश कुमार को बल्कि गठबंधन के जो दूसरे साथी हैं उनको भी। पहले सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी का क्या कहना है इस बारे में। सावरकर जी का दिल्ली के आसपास, दिल्ली या इधर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही कि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखें? चुनाव सामने है, चलो पोलराइज ही कर लेते हैं। मेरा ये कहना है, अगर यहां रखना था, दिल्ली का कॉलेज था, तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा। यूजीसी के भी रहे हैं, वो शिक्षा में भी बहुत काम किया है। बिल्कुल उपयुक्त होता कि उनके लिए हम ये, पर भारतीय जनता पार्टी से न स्वतंत्रता संग्राम से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है। उन्हें तो कैसे वातावरण में जहर घोलो, इससे मतलब। तो सावरकर के नाम पर कॉलेज को लेकर किस तरह से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और लेकिन इससे एक बात साफ है अमलेंदु जी की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव को भी उसी तरफ ले जाने की कोशिश में है जैसे वो केंद्र लोकसभा के चुनाव को ले गई हरियाणा में और महाराष्ट्र में, और उसके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये कोई दूसरा मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, और ये मुद्दे की कमी जो है ये तो समझा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले कहीं जाना शुरू कर देते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जब शिलान्यास और उद्घाटन करने लग जाते हैं, तो बताया जाता है कि जैसे सारा विकास जो उसी राज्य में आकर थम जाएगा। और इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो अन्य राज्यों में भी वो पहले करते रहे। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में जो पहले वो यहाँ योजनाएं घोषित करके गए थे और शिलान्यास, वो योजनाएं कहाँ तक पहुँची, क्या कोई जानकारी है किसी को? कि महाराष्ट्र में करके आए थे, महाराष्ट्र में हो गया चुनाव, महाराष्ट्र में कहाँ तक पहुँचे कोई जानकारी है? हरियाणा में भी की थी, हरियाणा कहाँ पहुँचे किसी को कोई जानकारी है? तो ये जानकारियाँ कम से कम देश को होनी चाहिए, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन ये विवाद एक नया शुरू हो गया, और जो इसका असर जो है वो बिहार पर भी समीर जी निश्चित तौर पर पड़ेगा। कि बिहार में अब सावरकर के नाम पर अगर आप दिल्ली में राजनीति करेंगे तो नीतीश कुमार तो सावरकर के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, ये साफ है। और आप डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करेंगे तो नीतीश कुमार तो डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिहार में एक भूमिका तैयार कर रही हैं, और केंद्र में भी ये भूमिका तैयार कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी समझ चुकी है कि अब उसके सहयोगी उसके साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे। तो वो अपने कोर एजेंडे पर अब लौटने की कोशिश कर रही, ताकि उसका मतदाता जो है कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी से ना भागने पाए। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच आज कांग्रेस पार्टी ने भी जय बापू जय भीम और जय संविधान के नारे के साथ अभियान शुरू किया है, जो 26 जनवरी तक चलेगा। तो संविधान का उधर भारतीय जनता पार्टी अपने ध्रुवीकरण हिंदुत्व के मुद्दे की ओर ले जाकर ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर एक बार फिर संविधान के मुद्दे को ही आगे बढ़ाकर वो अपने आने वाले सभी विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहा है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं बिहार
बिहार में अपना सत्ता परिवर्तन के लिए और गठबंधन परिवर्तन के लिए, उससे ये साफ है कि केंद्र की सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और न केवल नीतीश कुमार खुद से इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन से अलग होते दिख रहे हैं, बल्कि एनडीए के दूसरे सहयोगी भी अलग होते दिख रहे हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण है वो है गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बारे में राज्यसभा में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने बहुत ही मजाकिया लहजे में बाबा साहब के नाम को लेकर उन्होंने एक मजाक उड़ाया था। यह विपक्ष के नेताओं का कहना है। तो तमाम संगठनों ने भी, जो गैर राजनीतिक संगठन है, वो भी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो अपने को इसमें घिरा हुआ पा रहे हैं कि वो क्या इस पर स्टैंड लें। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मामले में बैठक भी बुलाई थी जेपी नड्डा ने, उस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे और कई घटक दलों के नेता गए भी, लेकिन कोई भी घटक दल इस मामले में अमित शाह के उस बयान के समर्थन में नहीं आया, जबकि वो बैठक बुलाई इसीलिए गई थी। कोई भी समर्थन में नहीं आया समीर जी। और चंद्रबाबू नायडू तो बैठक में पहुंचे जरूर, लेकिन उसके बाद वो नाराज होकर दिल्ली से वापस लौट गए और नीतीश कुमार बैठक में पहुंचे ही नहीं। 25 दिसंबर को बैठक थी, नीतीश कुमार 25 दिसंबर को बैठक में नहीं पहुंचे और 29 दिसंबर को नीतीश कुमार अपनी यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री से बिना मिले हुए लौट कर आ गए। और इधर जो बिहार में बवाल चल रहा है समीर जी, इस बवाल के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी अब कूदे हैं, तो यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, नीतीश कुमार को उन्होंने भी बख्शा है। इससे पहले जिस तरीके से बिहार में बवाल को लेकर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रहार किए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। और राहुल गांधी ने भी आज जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही घेरा है। और बिहार में जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी निशाने पर बीपीएससी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो नए समीकरणों की तरफ इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। और कल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा दरवाजे खुले हुए हैं, उसका उन्होंने जिस तरीके से हाथ जोड़कर जवाब दिया, हाँ या ना कुछ नहीं कहा, और गवर्नर को उसका जवाब देना पड़ा, उससे ये बातें साफ समझ में आ गई हैं। इधर जो अशोक गहलोत हैं समीर जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो जगह जगह नरेंद्र मोदी जाकर वहां घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं। और बिहार में उन्होंने जाके कहा था कि 50,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 करोड़ दे दूं। वो क्या हुआ 80,000 करोड़ का कहाँ गया, उसका आप जिक्र करिए। मैं ये कह रहा था कि भाई बिहार में आप जब कह के आए थे, उत्तर प्रदेश में जो कहकर आए थे, हिमाचल में जो कहकर आए थे, तमाम राज्यों में आप कहकर आए थे, वो कहाँ चला गया, किसी को कोई जानकारी है कि नहीं है। तो अशोक गहलोत ने जो कहा है वो भी काफी ज्यादा मानी रखता है इस बीच में। सुनते हैं क्या कहा है अशोक गहलोत ने। लेकिन ये जो चुनाव से ठीक पहले हजारों करोड़ की घोषणाएं और उसके बाद चुनाव आयोग का उस राज्य में चुनाव की घोषणा कर देना, इन सारी चीजों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो विपक्ष के आरोप रहते हैं कि वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के रुख को देखकर और उनसे सहमति को उनसे सलाह लेकर चुनावी तारीखों की घोषणा करता है, वो सारी चीजें पुष्ट होती दिख रही हैं। खैर, सुनते हैं पहले अशोक गहलोत को, जो वो पूछ रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जो घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं का क्या हुआ, वो कहां तक पहुंची हैं। दूसरी बात ये थी सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में वीर सावरकर नाम से एक कॉलेज का, देखिए चुनाव ज्यादा आते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो या राजस्थान हो, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं। तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा क्यों होती है। चुनाव के पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए, पर चुनाव के वक्त में घोषणा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसी घोषणा होती है, जैसे बिहार में उन्होंने कहा कि आपको 50,000 करोड़ दें, 60 दें, 70 दें, 80 दें, क्या दें आपको मालूम, आपको उस घोषणा क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। तो उसका क्या हुआ, उन घोषणाओं का हिसाब मांग रहे हैं। और हजारों करोड़ की घोषणाएं चुनाव से ठीक पहले सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही होती है वहां की जाती हैं। और अब दिल्ली में आज तमाम घोषणाएं हो रही हैं। सावरकर के नाम पर कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है और इसके अलावा कई सारी घोषणाएं हैं।
तो कुल मिलाकर ये सारी जगह है। इस बीच संभल में जो वहाँ पर मस्जिद को लेकर, संभल में जामा मस्जिद में जो सर्वे रिपोर्ट एएसआई की है वो कोर्ट में सौंप दी गई है। संभल में इस मामले को लेकर की काफ़ी हिंसा भी हुई थी और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने का अभियान चल रहा है, जिसको लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता भी जताई थी, मना किया था, सवाल उठाया था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही निशाने पर आ गए और यहां तक कि आरएसएस वालों के ही निशाने पर आ गए। आरएसएस के का जो मुखपत्र है उसमें भी उनकी इस बात की आलोचना की गई। लेकिन और यही जो अजमेर शरीफ दरगाह है राजस्थान में, वहां भी एक याचिका डाली गई है जिस पर सुनवाई होनी है। वहां भी मांग की गई है कि दरगाह के नीचे मंदिर है और अब वहां उस दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर चढ़ाते थे वहां पर, और इस बार भी उन्होंने अभी कल चादर भेजी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं कि उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं किरण रिजिजू, वो उनकी तरफ से चादर लेकर गए और वहां चढ़ाए। यानी मंदिरों को ढूंढने का, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने का खेल अपनी जगह चलता रहता है, कुछ लोग उसमें लगा दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते रहते हैं। वो जो दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ तमाम मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम नेताओं से भी मिलते हैं, यहाँ तक कि गुजरात में भी मिलते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता और उससे जुड़े संगठनों के लोग किस तरह से मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता नहीं उन तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, लेकिन एक बात तो है कि इस वीडियो को देखकर किसी मंदिर ढूंढने वाले किसी नेता का बयान अब तक कोई आया नहीं। हाँ, किसी का बयान नहीं आया समीर जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी आस्था जताई है ख्वाजा गरीब नवाज में। हाँ। और प्रधानमंत्री तो उनके भक्त हैं, मतलब उनसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई ख्वाजा गरीब नवाज का इस समय दुनिया में नहीं है, जितने बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हर साल वो चादर भिजवाते हैं और इस बार भी भिजवाई, और केंद्रीय मंत्री कोई ना कोई चादर लेकर जाता है। इस बार किरण रिजिजू चादर लेकर गए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं जो मोदी सरकार में। तो मोदी जी ने अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति जो है उसको भेजा है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, और किरण रिजिजू ने बाकायदा ट्वीट किया है, फोटो भी ट्वीट किया है, और वो वीडियो भी हम लोगों के पास है। किरण रिजिजू चादर लेकर पहुंचे, वो भी हम लोग दिखाएंगे। वो दिखाते हैं वो जो चादर चढ़ाते हुए, और उसके बाद उनका बयान भी सुनाएंगे कि कितनी गहरी आस्था है उन लोगों की ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर वहां पर अजमेर में। लेकिन अजमेर में के नीचे उसको खोद कर वहां मंदिर ढूंढने के लिए एक याचिका डाली गई है कोर्ट में। तो सुनते हैं क्या कहा किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाने के बाद, और चादर चढ़ाई है उन्होंने, उसको भी हम दिखाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का चादर जो अजमेर शरीफ दरगाह में जाना है उसको लेकर के हम जा रहे हैं। तो निजामुद्दीन दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं। और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ में बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए, और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं। और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर के और मंदिर मस्जिदों नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के, तो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, ये सवाल मत करिए। वैसे तो ये सवाल है ही, बहुत अजीब व गरीब बात की। और अमलेंदु जी कह रहे हैं किरण रिजिजू की मोहब्बत का पैगाम लेकर हम जा रहे हैं। क्या इसके समझा जाए कि कहाँ से उनको ये सीख मिल रही है, या वास्तव में जैसा वो कह रहे हैं कि हम हमेशा हमारी आस्था रही है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? मुझे लगता है समीर जी कि नफरत के सौदागरों को मोहब्बत की दुकान से जो कुछ सामान खरीदने को मिल गया है शायद, तो या मोहब्बत की दुकान जो इतनी हावी हो गई है कि नफरत के सौदागरों को अब नफरत
ख़त्म करने की बातें करनी पड़ रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो परंपरा लंबी है और हज़रत निज़ामुद्दीन पे ये पहुँचे उनकी दरगाह पर, वहाँ जाकर चादर चढ़ाई और अब कल जो है चढ़ाएंगे वहाँ ख्वाजा अजमेर में ख्वाजा गरीब, असल में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो यहाँ दरगाह है समीर जी, कहा जाता है कि अजमेर शरीफ जाने से पहले जाना चाहिए यहाँ निज़ामुद्दीन दिल्ली में। तो हालांकि हमारे तो हमवतन थे, बदायूं से ताल्लुक़ था उनका, तो इसलिए हम लोगों का अकीदा भी उन पर बहुत ज़्यादा है निज़ामुद्दीन दरगाह पे। तो ये तो अब ये जो है जिस तरीके से आ रहा है इनका सब सामने असली चाल चला, यानी आप ये भी करेंगे और अजमेर शरीफ में नीचे मंदिर है ये भी आप ढूंढवाएंगे, तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे। मोहब्बत का पैगाम भी आप लेकर जाएंगे और नफरत की दुकान भी आप खोलेंगे, दोनों काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ रहा है समीर। लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनके सामने एक अजीबोगरीब स्थिति होती है कि इस तरह के जो की तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो हैं, इनको देखकर वो क्या कहें, किस तरह की प्रतिक्रिया दें। खैर, ये चुनाव, दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तैयारियां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली जो हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं हैं दिल्ली के लिए, उससे ये साफ साबित हो गया है कि अब उसकी शुरुआत उनकी तरफ से हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि आरोप भी भारतीय जो विपक्ष के नेता हैं लगातार लगाते रहे हैं कि जब बीजेपी को सहूलियत होती है तभी चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करता है। लेकिन जिस चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, लगातार दिल्ली में भी अब उठ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं, अब संजय सिंह ने भी, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली में, यानी जो अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से हजारों वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और बीजेपी के लोगों ने अपने वोटरों के नाम उसमें डलवाए हैं, बढ़वाए हैं। तो ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है। हरियाणा में भी लगे थे, महाराष्ट्र में भी चुनाव में लगे थे, कई और जगहों पर राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगे हैं, लेकिन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आयोग सीधे तौर पर उन शिकायतों को यह कहकर खारिज कर देता है कि कोई धांधली नहीं हुई है और सारा कुछ नियम से हुआ है, प्रक्रिया के तहत हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र का मामला कोर्ट में भी है, हरियाणा का मामला भी कोर्ट में है, उस पर सुनवाई भी जारी है, लेकिन चुनावी धांधली और चुनाव आयोग की जो निष्ठा है, उसकी जो अपनी जो स्वायत्तता है, उस पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को भांपकर और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, उसको देखकर, उसको समझकर कि ये हमारे साथ भी अब होने वाला है, अब दूसरी तरफ जाने को तैयार बैठे हुए हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार हैं। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री पर हमला ना बोलना, विपक्ष का हमला बोलना एनडीए की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारों पर, यह साफ दिखा रहा है कि किस तरह से वहां राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है। अमले जी बिल्कुल, राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं वो भी साफ हैं। सारी घटनाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं, खुला इशारा कर रही हैं कि बिहार में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो चुका है, राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है। और बिहार का परिवर्तन से बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, ये देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेगा और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। समीर जी बिल्कुल, वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि बिहार का मतलब बिहार में और केवल जनता दल यूनाइटेड की 12 लोकसभा सदस्य ही नहीं, बल्कि बिहार में ही दूसरी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 5 सांसद, एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद और तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद, ये तैयार बैठे हैं केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए, ऐसा लग रहा है। और यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार इन सभी लोगों को अपनी तरफ से साध चुके हैं, उनसे तालमेल बैठा चुके हैं। और इसी वजह से यह वजह रही कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उनके बेहद करीबी के यहाँ ईडी की छापेमारी भी होती है। इसके पीछे ये कारण है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जिस तरह से तेजी पकड़ रहा है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उस आंदोलन में लगातार बने हुए हैं और प्रशांत किशोर उसमें अनशन कर रहे हैं उनके समर्थन में। छात्रों ने आज रेल रोको अभियान चलाया है। यह आंदोलन भी बिहार की सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है
और नीतीश कुमार उससे इस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझा जाता है कि आने वाले दिनों में यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी। वो सीधे तौर पर इसके लिए वो भी बीजेपी को दोषी ठहरा देंगे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता ठहरा रहे हैं। पहले सुनते हैं पप्पू यादव ने इस आंदोलन को लेकर क्या कहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चर्चा होगी कि कैसे वो इस आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, तो ये बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में लगातार बने हुए हैं पप्पू यादव, और बीपीएससी के छात्रों की मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, क्योंकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, यह आरोप है, और पेपर लीक हुआ है, इसलिए वहां पर परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस परीक्षा से 4 लाख के करीब छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 18 तारीख से ही, 18 दिसंबर से ही आंदोलन उनका जारी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी आज इस मामले में ट्वीट किया है। पहली बार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, और उनका कहना है कि सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसी तरह से छात्रों के साथ बर्ताव हो रहा है। पेपर नहीं हो रहा है, पहले तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, परीक्षा अगर निकलती भी है तो परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, और अगर उसका विरोध कर रहे हैं छात्र तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। राहुल गांधी का ट्वीट हम देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, और गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के ऊपर और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। राहुल गांधी लिखते हैं कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है और छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही है। तो छात्रों के जो तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता, बिहार में अगर बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बजाय भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमलावर हैं, एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, और तमाम राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं
वहां पर परीक्षाओं में इसी तरह से धांधली हो रही है। जी बिल्कुल समीर जी, और नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, हल्का हाथ रखा जा रहा है। और कल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने लालू जी ने कुछ गलत कह दिया है, नहीं बिल्कुल दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि आपको ठंडाने के लिए बोला, पत्रकारों को ठंडाने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा कि लालू जी ने जो कहा है वो तेजस्वी की मंशा नहीं है या तेजस्वी ने दरवाजे बंद किए हुए हैं। और नीतीश कुमार से भी जब पूछा गया तो नीतीश कुमार ने भी सिर्फ हाथ जोड़े, एक शब्द मुंह से नहीं कहा। यानी बहुत चीजें बदल रही हैं। और जिस समय नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो दो उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, पीछे नीतीश कुमार के खड़े हुए विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों के चेहरे पे 12 बज रहे थे एकदम से। ये साफ जो पढ़ा जा सकता है समीर जी। तो बिहार में बहुत कुछ खेल हो चुका है, सही समय की शायद इंतजार है इसकी घोषणा करने का। हालांकि राहुल गांधी 18 तारीख को पहुंच रहे हैं पटना और वहां संविधान सम्मेलन में वो भाग लेंगे। क्या 18 तारीख से पहले ही कोई घोषणा हो जाएगी या 18 को होगी या 18 के बाद होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खिचड़ी पक चुकी है और खिचड़ी पर्व के आसपास कुछ ना कुछ बड़ा धमाका जो है वो बिहार में होने वाला है। जी बिल्कुल, 14 जनवरी के आसपास, 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ये लगातार ये खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार की तरफ से, और ये जो बड़ा धमाका होने वाला है, राजनीतिक धमाका उसकी शुरुआत तो बिहार में होने वाली है, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार तक पड़ना तय माना जा रहा है। उसके तमाम कारण बताए जा रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इन कारणों को और भी मजबूत कर रही हैं, और जो बदलाव की बातें हो रही हैं उसको और भी ज्यादा मजबूती दे रही हैं। खासकर गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर वो बयान, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है और एनडीए के सहयोगी दल भी इस मामले में एनडीए का साथ देने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने को तैयार नहीं है। पूरे घटनाक्रम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए और हमारे नियमित कार्यक्रमों के लिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को। नमस्कार।